ठीक आगे हम पढ़ते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ही इजी आसान टॉपिक है। कक्षा 10 में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, हमारा भी यहाँ 12th में थोड़ा बेसिक है। ये क्या होती है, इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इनका निरूपण कैसे किया जाता है और ये हमें क्या क्या योगदान के क्षेत्र में कैसे काम आएगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमेशा एग्जाम में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं से संबंधित दो गुणधर्म सामान्यतः या मुख्यतः जनरली इसे पूछते हैं। तो हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लिखेंगे इसे। ऐसे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र में खींची जाती है, ऐसे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र में खींची जाती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एकांक धनावेश के चलने के मार्ग पथ को व्यक्त करती है। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एकांक धन आवेश के चलने के मार्ग को व्यक्त करती है, उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं या कह सकते हैं या बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, चाहे उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहें या बल रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से करेंगे कि ये होती कैसे प्रकार से है, कैसे इसे खींचे जाते हैं। तो यहां इसका लिखेंगे निरूपण। निरूपण करते हैं। सबसे पहले निरूपण में हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक धनात्मक आवेश प्लस Q आवेश है। ये आपका धनात्मक आवेश प्लस Q आवेश है और यहाँ पर आपका ये माइनस Q आवेश है, इस प्रकार से। तो हम कहेंगे धनात्मक आवेश है, कोई भी आवेश अपने चारों ओर और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न करता है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं होती है और वो भी विद्युत क्षेत्र में खींची जाती है। तो क्या उनका जो खींचा होगा या फिर उनका जो निरूपण हम करेंगे यहाँ पर, वो कुछ ऐसे होगा कि यहाँ से मानो हम ऐसे करेंगे कि प्लस पे जा रही है, माइनस पे जाके एंड हो रही है। इस प्रकार से हम कहेंगे ऐसे, इस प्रकार से ये जो बल रखे हैं प्लस तक जा रही है, माइनस पे एंड हो रही है, ऐसे हो जाएगी। तो ये इनका निरूपण भी है।
हमें ज़्यादा डेफिनेशन पर नहीं चलना है, यहाँ से भी हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो ये आपका धनात्मक आवेश, ये आपका ऋणात्मक आवेश है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर कौन चल रहा है, आपका एकांक धनावेश कौन चल रहा है, एकांक धन आवेश चल रहा है। तो ये जो पथ है, ये जो रास्ते हैं वो एकांक धनावेश के मार्ग को व्यक्त करते हैं, और जो रेखाएं हैं एकांक धनावेश के मार्ग को व्यक्त करती है या शो करती है, दर्शाती है, उन्हें आप क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं उनमें इस प्रकार से चलेंगे, बहुत से पढ़ेंगे कि धनात्मक यदि यहाँ पर है तो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको और पढ़े थोड़ा ज़्यादा तो बल रेखा ऐसे हो जाएगी, यूं जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ये बल रेखा एक आ रही है तो यहाँ एक जाके मिलेगी, ये जाके इधर से मिलेगी, और एक बल रेखा इधर से आके मिलेगी। ठीक है, यदि आपका धनात्मक आवेश है अकेला इस प्रकार से, एक आपका धन आवेश है, केवल धन आवेश या धनात्मक आवेश है तो प्लस प्लस है, तो ये जो आपका आवेशित जो गोला है, जो आवेश का एक गोला मानेंगे तो शायद कुछ इस प्रकार से इस पृष्ठ के, इस गोले के पृष्ठ के बिल्कुल अभिलंब त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। तो ये भी आपकी क्षेत्र रेखाएं हैं इस प्रकार से। यदि आपके पास ऋण आवेश है, यहाँ यदि आपके पास ऋण आवेश है या ऋणात्मक आवेश बोले, इसे सीधा बोलते हैं इस प्रकार से, तो कुछ शायद बल रेखाएं आपकी अंदर की ओर होगी। तो बल रेखाएं होती क्या है, एक प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को व्यक्त करता है। और यदि धनात्मक आवेश है तो बल रेखाएं हमेशा उस धनात्मक आवेश के गोले से अनंत की ओर जाएगी, और यदि आपका ऋणात्मक आवेश है तो हमेशा विद्युत बल रेखाएं अनंत से उस ऋणात्मक आवेश के गोले की ओर आएगी। इसका मतलब ये आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कितने परिमाण करेगा, तो ये हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। तो ई वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, इसे आगे हम पढ़ेंगे। तो धन आवेश है तो बाहर की ओर, और यदि आपका ऋण आवेश है तो गोले के अंदर की ओर। बाहर की ओर होने का मतलब क्या हुआ, गोले से अनंत तक, इसे गोला माने तो ये जाएगा गोले से अनंत तक, और यहां हो जाएगा अनंत से गोले की ओर। गोले की ओर। ठीक है, तो यहां यदि आप धन आवेश लेंगे तो धन आवेश में क्या हो जाएगा, जो बल रेखाएं होगी वो गोले से अनंत की ओर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। और यदि आप ऋण आवेश ले रहे हैं तो वो अनंत से गोले की ओर आएगी। इसमें इसका निरूपण हो गया। इसमें एक बात और आती है, मान लो यहाँ पर आपके पास में एक प्लस आवेश, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश नहीं है, दोनों समान जाति के हैं, दोनों समान जाति के हैं। इस प्रकार से है, मान लीजिए एक प्लस आवेश है, दूसरा भी प्लस आवेश है, इस प्रकार से। तब क्या हो जाएगा, तब कहेंगे यदि इसका और इसका परिमाण समान है तो शायद कुछ बल रेखा ऐसे जाएगी और ये ऐसा कुछ जाएगी, फिर ये बल रेखा ऐसे जाएगी, यूं जाएगी। इनमें क्या हो जाएगा, इनमें प्रतिकर्षण कारणीय बल रेखाएं इस प्रकार से फैल जाएगी, बिल्कुल एज इट इज ऐसे हो जाएगा। इनमें ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि आपके समान प्रकृति के दो आवेशों को आसपास में रख दिए जाएं और यदि वहाँ से आप बल रेखाएं खींचते हैं तो कुछ इनका निरूपण ऐसा आएगा, कुछ बल रेखाएं आगे बढ़ेगी इस आवेश की ओर, और इस आवेश की कुछ रेखाएं इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, और जैसे जैसे उनका विद्युत क्षेत्र पास में आएगा ये एक दूसरे से फैल जाएगी दूर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु पाया जाएगा, एक बिंदु पाया जाएगा, उस बिंदु को आप क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु। क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। अब उदासीन जो बिंदु आपका है, अब इस उदासीन बिंदु की जो स्थिति है इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ पर दोनों आवेश की जो प्रकृति है
और वो क्या समान होनी चाहिए, क्या दोनों समान प्रकृति के होने चाहिए, धनात्मक है तो धनात्मक होने चाहिए, या फिर दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। और ये भी बात निर्भर करती है कि क्या दोनों समान परिमाण के हैं। यदि समान परिमाण के हैं तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा, और यदि दोनों आवेशों में से एक आवेश प्रबल है, एक का मान थोड़ा ज्यादा है और एक का मान थोड़ा कम है, तो उदासीन बिंदु कहाँ पर रहेगा, इसकी हल्की सी चर्चा करते हैं। तो पहले उदासीन बिंदु को हम परिभाषित करते हैं यहाँ से। तो उदासीन बिंदु हमारा आएगा यहाँ पर, उदासीन बिंदु लिखेंगे दो आवेशों के मध्य का वह बिंदु, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य स्थित के बीच, या बोल दें मध्य स्थित वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कितना होता है, शून्य, या बोल दें, या कह देंगे जहां कोई बल रेखा नहीं पाई जाती है। तो ऐसे बिंदु हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। किसे बोलेंगे उदासीन बिंदु? दो बिंदुवत आवेश के बीच स्थित वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर शून्य, या जहां कोई बल रेखा नहीं पाई जाती है, उस बिंदु हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। अब उदासीन बिंदु की जो स्थितियां हैं यहां पढ़ेंगे। उदासीन बिंदु की स्थितियां, उदासीन बिंदु की स्थितियां, हम मानो यहां पर दो आवेश ले रहे हैं, जितना आवेश हमारा Q1 है उतना आवेश हमारा Q2 है, और दोनों क्या है, समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति मतलब दोनों या तो धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। पहली कंडीशन ये लेंगे, आवेश जितना Q1 का परिमाण है उतना Q2 है और दोनों समान प्रकृति का है, तो क्या हो जाएगा, मैंने यहां पर लिखा जस्ट बिल्कुल बनाया अभी। तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा, तो Q1 आवेश मानो यहाँ मेरा Q1 आवेश है यहाँ, और यहाँ का Q2 आवेश है, तो उदासीन बिंदु कहाँ बिल्कुल होगा, बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में, बिल्कुल मध्य में। सेकेंड पॉइंट है, यदि Q1 बड़ा है Q2 से, यदि Q1 का मान Q2 से बड़ा है लेकिन प्रकृति क्या इनकी समान है, नेचर में प्रकृति क्या सेम है, प्रकृति में क्या है वो समान है, तो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ का जो क्षेत्र है Q1 ज़्यादा है Q2 से, तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा कि Q1 और ये Q2 है। यदि दोनों का परिमाण समान है तो बिल्कुल उदासीन बिंदु बीच में होगा। अब यहाँ पर प्रबल कौन है, Q1 है, और दुर्बल कमजोर कौन है, Q2 है। तो Q1 का जो क्षेत्र होगा वो ज़्यादा प्रबल होगा। इस प्रकार से मानो ये इस प्रकार से है, पहले स्थिति थी बीच में सेंटर में, अब क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल उदासीन बिंदु अब यहाँ होगा। इसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, N से न्यूट्रल पॉइंट, तो N यहाँ होगा। मतलब जो प्रबल होगा उससे थोड़ा दूर, लेकिन किसके पास में होगा, जिसका गणितीय मान कम है उसके पास में होगा। और थर्ड कंडीशन क्या बन जाएगी इसकी, थर्ड इसकी कंडीशन बन जाएगी,
थर्ड कंडीशन हो जाएगी यदि Q2 ग्रेटर देन Q1 है तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये Q1 ये Q2 और यदि यहाँ है तो ऐसा बन जाएगा। अब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ रहेगा, ठीक है। दोनों समान परिमाण के हैं, समान नेचर का है, उदासीन बिल्कुल ये बीच में Q1 और Q2 में Q1 बड़ा है Q2 से तो उदासीन बिंदु जिसका परिमाण कम है उसकी ओर पाया जाएगा, और इसमें Q2 बड़ा है Q1 से तो उदासीन बिंदु जो आपका परबल होगा, जो आपका क्या होगा परबल, उससे दूर और दुर्बल के बिल्कुल नजदीक होगा, इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ये उदासीन बिंदु यहाँ पाया जाता है। तो हमने बातें कर ली कि इनका निरूपण क्या होता है, इस प्रकार से प्लस है माइनस है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं पड़ेगी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके गुणधर्म कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हो गया, और इनका निरूपण ये हो गया। आगे पढ़ेंगे इसको हम। लिखें यहाँ विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। यहाँ लिखेंगे गुणधर्म। नंबर 1 है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती है। कहाँ से? धनात्मक आवेश मतलब प्लस से लेके माइनस जाके ये एंड होगी। कौन है ये? विद्युत बल रेखाएं हैं। इस प्रकार से सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र बनाती है, अर्थात वो प्लस से माइनस की हो जाएगी और वापिस वही बल रहेगा, माइनस से प्लस की ओर नहीं आएगा, क्योंकि प्लस से हमेशा बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। धनात्मक आयन से हमेशा बल रेखाएं क्या होती है? बाहर की ओर होती है, और ऋणात्मक आवेश में बल रेखाएं हमेशा क्या होती है? अंदर की ओर होती है। तो वापिस यहाँ से कोई बल रेखा बाहर नहीं निकलेगी और कहाँ नहीं पहुंचेगी? यहाँ नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र बनाती है, अर्थात वो प्लस से चलती है और माइनस में जाके एंड हो जाती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा पर किसी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एवं बल की दिशा, बल की कौन सा बल? विद्युत बल की दिशा को
दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम प्लस यहाँ लेके चलें, ये ऐसे लेके चलें, कोई जरूरी नहीं प्लस माइनस 1 लेके चलें। यदि ये बल रेखा है मानो और ये बिंदु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर आपका ई वेक्टर मिलेगा आपको और इसमें आपको एफ वेक्टर मिलेगा। अर्थात इस बिंदु पर यदि आप इस बिंदु पर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ इस बिंदु को नाम दे दें, इस बिंदु एफ नाम दे दिया कि यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है या आपका विद्युत बल किस दिशा में है, तो आपने जिस दिशा में स्पर्श रेखा खींची है वो दिशा कैसी हो जाएगी, आपकी विद्युत क्षेत्र और इस बल की हो जाएगी। चौथा पॉइंट लिखें, दो बल रेखाएं एक परस्पर एक दूसरे को एक दूसरे को नहीं काटती है। कैसे? यदि प्लस है और ये माइनस है, मान लो ऐसे हम इसको लेके चल रहे हैं, एक बल रेखा यूं आ गई तो दूसरी बल रेखा मानो एक बल रेखा यहां से ऐसे आ रही है और दूसरी बल रेखा मानो वो यहां से ऐसे आ रही है। तो ये जो इसका कटान बिंदु है, ये जो इसका कटान बिंदु है, यहां पर हम कहेंगे, कक्षा 10 में आपने पढ़ लिया कि यदि मानो एक सर्कल एक वर्त है और वर्त को एक वक्र मान लो, ऐसा छोटा सा वक्र मान लूं मैं, और यहाँ एक स्पर्श पॉइंट एक बिंदु, क्योंकि सीधी सी बात है एक स्पर्श बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है और वह किसी वक्र पर उस बिंदु की या किसी वस्तु की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। मतलब जब ये ऐसे मानो कि दो ऐसा वक्र आ जाएगा और सेम ये बिंदु आ जाएगा, तो यहाँ पर या तो ये दिशा होगी या फिर ये दिशा होगी, लेकिन दोनों दिशाएं हो नहीं सकती। इसलिए हम कहते हैं कि दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि एक ही समय एक ही स्थान पर दो स्पर्श रेखा स्थान पर एक ही बिंदु पर कर दें, स्थान जगह एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। जो उस एक बिंदु की अलग अलग दिशाएं दर्शाती है। संभव नहीं है, संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे इसका, हमेशा जो आपकी जो बल रेखाएं होती है, बल रेखाएं जो होती है प्लस से माइनस की हो जाती है, हमेशा ही यहां से 90 डिग्री कोण बना के निकलती है। कैसे? ऐसे इस प्रकार से, मानो हमारे पास एक गोला है और एक पट्टिका ऐसे, ठीक है, तो ये बल रेखा यहां से जाएगी, बिल्कुल 90 पे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, 90 का। तो यहाँ से जब निकलेगी तो हमेशा 90 पे निकलेगी और जब यहाँ प्रवेश करेगी तो वापस भी 90 डिग्री एंगल से प्रवेश करती है। 90 डिग्री कोण से क्या करती है, प्रवेश करती है और 90 डिग्री कोण से यहाँ से निकलती है। तो हम लिखेंगे बिंदुवत आवेश या रेखीय आवेश से
बल रेखाएं सदैव बल रेखाएं सदैव 90 डिग्री कोण से निकलती है और 90 डिग्री कोण पर प्रवेश करती है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या जाएगा हमारा, जहां बल रेखाएं पास पास में होगी, जहां बल रेखाएं क्या होगी पास पास में, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अधिक होगी, और जहां बल रेखाएं क्या होगी दूर दूर, तो वहां पर क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा दुर्बल। देखिए जहां पर बल रेखाएं पास पास में वहां क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम एवं जहां दूर दूर तीव्रता अधिकतम एवं जहां दूर दूर वहां क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होती है, दुर्बल होती है। मतलब कैसे, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ऐसे खींचे, ऐसे हम खींचेंगे, ऐसे बल रेखाओं को खींचेंगे हम, ऐसे यहाँ से खींचेंगे ऐसे, तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा यहाँ का, ये क्या होगा प्रबल, और यहाँ का जो क्षेत्र वो क्या होगा दुर्बल होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं। फिर आता है इसी में एक लाइन पढ़ते हैं आगे, एक समान एवं असमान, ये छोटी कक्षा की सब बातें हैं। और विद्युत क्षेत्र, यदि बल रेखाएं बिल्कुल ऐसे पास पास में है, इस प्रकार से ऐसे यूं, ऐसे समान गैप है, समान अंतराल है इनमें, तो हम कहेंगे इसे क्या बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, इसे ई वेक्टर बोल दें, इसको सिंपल ऐसे। और यदि आपका असमान की बात करते हैं तो एक ऐसे हो जाएगा, एक बहुत गैप के दो बल रेखाएं पास पास हो जाएगी, या तीसरी ऐसे हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, तो ये हो गया असमान में, असमान विद्युत क्षेत्र, या ऐसे बोल देंगे। या फिर कैसा भी तिरछा हो, इस प्रकार से हो जाए, ऐसे हो जाएगा। ये भी क्या है असमान है, ये भी असमान है, ये भी असमान है, इनमें क्या हो जाएगा मानो ऐसे है, बिल्कुल सेम गैप, गैप बराबर है, गैप और इनका परिमाण, इनकी लंबाई चौड़ाई यहां से यही, तो परिमाण भी समान है, समान दिशा में जा रही है, और गैप भी ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें।